हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे हमारी बातचीत चल रही थी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लास 12 का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर। ठीक है, इसका वेटेज बहुत शानदार होता है, इसकी हम बातचीत लेके आए थे। और पार्ट 6 में मैंने प्रॉमिस किया था कि जो अगला वाला पार्ट आएगा वो आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड। ठीक है, तो पार्ट 7 जो है वो बिल्कुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर ही बेस्ड है। तो बिना टाइम लगाए हुए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, हम शुरुआत करते हैं, सीधे आ जाते हैं पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जो कि है सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब जरा दिमाग में अटका लो एक बात को कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसी को कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, काफी लोग इस टर्म से बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या नाम होता है इसका? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोगों ने पॉपुलरली कहां देखा हुआ है? देखिए, जब भी कभी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर मर्डर होता है, ठीक है, तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, तो जो टीम जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें से 2-3 लोग के हाथ में, तो आप लोगों ने टीवी में एटलीस्ट देखा होगा कि हाँ यार, उनके पास एक कांच जैसा कुछ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको वो लोग। ठीक है, और वो ऐसे पूरा देखते रहते हैं कि भाई साहब कहां खून का धब्बा है, कहां खून का धब्बा है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्या पर्पस सर्व कर रहा है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर बहुत टाइनी से टाइनी भी ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज आपके सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का डन। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो बस यही होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की भी ना मैग्नीफाइड इमेज बना करके दिखा देना, ताकि जो उसको देख रहा है ना, वो उस इमेज से उस ऑब्जेक्ट को तरीके से एनालाइज कर पाए। ठीक है, दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। अब यहां पे लिखा भी हुआ है, जो चीजें लिखी हुई एक बार वो पढ़ लो, उसके बाद बकायदा जो इसका पूरा रे डायग्राम होगा ना, ऐसा वाला मैं पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा बना करके। ठीक है, बस अभी काम क्या आपका, एक बार ये तरीके से देख लो। मैं तो बोलता हूं स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ठीक है, नोट करते हुए चलो। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। A simple microscope is used for observing magnified images of tiny objects। वही जो अपन ने बात करी थी अभी। It consists of a converging lens of focal length, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में ना जो आप लेंस यूज कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ बड़ा ही छोटा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक और बात सुनिए, अगर फोकल लेंथ छोटा है ना, इसका मतलब एक बात श्योर है, फोकल लेंथ तो छोटा है लेकिन पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ छोटा है, मतलब लाजमी सी बात है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो ज्यादा है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, चले उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज तो बनाना ही है, ठीक है, बिकॉज मैग्नीफाइंग ग्लास नाम भी तो है इसका, तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इमेजेस को बड़ा करके दिखाना। तो अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज देयरफॉर of the object is formed at the least distance of distinct vision। अब जो यहां पे शब्द यूज करा हुआ है least distance of distinct vision, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई कॉपी पड़ी आपके सामने, ठीक है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे व्यू करोगे, आपने उसको यहां पे रखा है तो आपको दिख रहा है वो क्लियरली। ठीक है, आप उसको और पास लेकर के आ गए, आपको दिख रहा है अभी भी क्लियरली। आप उसको और पास लेके आ गए, अभी भी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा और पास लेके आऊंगा ना, तो इमेज थोड़ी सी ब्लर बन जाती है। आया आपको समझ में? इमेज थोड़ी सी ब्लर बन जाती है। ऐसा एग्जांपल जो मुझे ध्यान आ रहा है ना, वो अगर आपने मूवी देखी होगी धमाल, ठीक है, तो उसमें जब रितेश देशमुख और अरशद वारसी जब वो पहुंचते हैं एक ढाबे पे और वो बताते हैं कि भाई साहब हम सीआईडी से हैं, तो वो लोग कार्ड लेते हैं अपना, ऐसे दिखाते हैं कि हम सीआईडी से हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है ना कि वो जो आई कार्ड था, वो जो बंदा था, जो ओनर था उस कैलाश दे ढाबे का, ठीक है, तो उसके आंखों के बहुत पास आ जाता है। तो उसमें हुआ क्या है पता है? उसका जो आईडी कार्ड है ना, वो इस बंदे के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर आ गया और वो बंदा देख नहीं पा रहा कि भाई साहब क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर आ जाता है, तो आप उसको सही से देख नहीं पाते हैं, उसकी इमेज थोड़ी सी ब्लर बन जाती है। क्या आपको इतनी बात चमकी? पक्का डन। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या होता है? जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर 25 सेंटीमीटर तक
फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। कि अगर 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पास आ गया 22 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रॉपर क्लियर नहीं बन पाएगी, वो जरा सी ब्लर्ड इमेज बनेगी। क्या आपको ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया? पक्का। तो इमेज जो क्लियर अगर बनेगी ना, तो वो कहां बनेगी? मतलब मैक्सिमम क्रिस्टल क्लियर इमेज जो आपको दिखाई देगी वो तब दिखाई देगी जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो, ठीक है। चले ओके, अब एक बात होती है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम ना डी से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं रिप्रेजेंट? डी से करने वाले हैं। ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर से होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं होती, ठीक है। ऐसा यूनिट इज मीटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैग्नीफाइंग पावर, ये एक नई चीज है। मैग्नीफाइंग पावर जो है ना, ये आपको याद दिलाएगा किसकी? मैग्निफिकेशन की, ठीक है। और लेंसेज का मैग्निफिकेशन अलग से पढ़ा चुका हूं, मिरर्स का मैग्निफिकेशन अलग से पढ़ा चुका था, ठीक है। चलिए जरा गौर करेंगे इसमें। तो मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, ठीक है। मतलब पहली बात तो इमेज का क्या एंगल है अपॉन, नीचे जरा पढ़ लो उसको तरीके से, नीचे लिखा हुआ है इमेज ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल सबटेंड करा उसका रेशियो होगा, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली क्या बात है ना, ये तो डायग्राम बनेगा तब ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। और कोई भी पॉइंट में ऐसा छोड़ने नहीं वाला हूं, ठीक है। अगर मैं उसको पिछले पार्ट्स में कवर अप कर भी चुका हूं ना, तब भी उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, दिमाग में बस ये अटकाओ कि भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ रहे हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ रहे हैं तो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। चलें गौर करें अब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डायग्राम एक बचाओ तो देख लो यहाँ पे, ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। अब मैं बाकी बना के दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है ना कि डायग्राम बस बना हुआ है लेकिन लोगों को चमकता नहीं है, ठीक है। फीलिंग तब तक नहीं आती जब तक वो सामने बन ना जाए, तो मैं बना दूंगा उसको। ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कवि ने पहले भी कहा ही था कि कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है बेटा। कौन सा लेंस यूज करना है? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ओके भाई, यूज करने वाले। चले, कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज जाएंगी, अल्टीमेटली इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली है? इमेज वहां पर फॉर्म होने वाली है, ठीक है। चलें शुरुआत करें। देखो तो हो तो गया ना, मतलब देखो यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट था और अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है वो तो बड़ी बन रही है ना, तो आपका पर्पस तो सर्व हो गया ना भाई साहब। आपका जो पर्पस था वो तो सर्व हो गया कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट होगा छोटा लेकिन इमेज कैसी बननी चाहिए? बड़ी बननी चाहिए। वो तो हो रहा है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा होगा तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाता हूं। चलें शुरुआत करें इसकी। चलो भाई लोग जल्दी करना, आ जाओ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस। ये हमारे पास रहा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये जा रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जाने दो। ये जा रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलेगा आपको इतना? अब हुआ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट को बहुत पास में प्लेस करना। ऑब्जेक्ट को ना पास में ऐसा प्लेस करना है कि फोकस के अंदर प्लेस करना है इसके, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, नाम रखते हैं इसका ए बी। नाम क्या है इसका? ए बी इसका नाम है, ठीक है। अब लाइट रेज यहां से निकलने वाली है, ध्यान देना बहुत तरीके से, ठीक है। जब एक लाइट रेज आएगी पैरेलल, जब एक लाइट रेज आएगी ना पैरेलल, तो वो पास करेगी, फिर ऑब्वियसली जब पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो इसको ना हल्का सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब सर ये क्या बनाया आपने? मैं बता रहा हूं उसके बारे में। अब यहां चेक कर, जब लाइट रेज आएगी ना ऐसे, तो ऑब्वियसली जो लाइट रेज है ना वो कन्वर्ज तो होने वाली है। कन्वर्ज तो हो गई, ठीक है। तो असलियत में हुआ क्या है, लाइट रे गई थी ऐसे और ऐसे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। बट मैंने इस लाइट रेस को कर दिया है पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट। अब क्यों करा है बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से। अगर एक लाइट रेस सीधे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, अगर कोई लाइट रेस सीधे पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो फिर ये निकल जाएगी अनडेविएटेड। कैसे निकल जाएगी? अनडेविएटेड, ठीक है। अगर लाइट रेस पास करती हैं ऑप्टिकल सेंटर से तो इट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है। अगर मैं इस पूरे लाइट रेस को ऐसे अगर पीछे की तरफ
एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो अल्टीमेटली यहां पर लाइट रेज जो है ना वो आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पे लाइट रेज जरा सी डाइवर्ज हो रही थी, तो जब मैंने इस लाइट रेज को पीछे करा एक्स्ट्रापोलेट और इस लाइट रे को मैंने पीछे करा एक्स्ट्रापोलेट, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां पर इमेज फॉर्म हो गई। अब अगर यहां पर इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका नाम रख दो बेटा, अगर इमेज फॉर्म हो रही है इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश। क्या नाम रखो इसका, ए डैश बी डैश। जरा गौर फरमाइएगा, इसका नाम रखेंगे ए डैश, और ये वर्चुअल इमेज है क्या, ये रियल इमेज है क्या, नहीं भाई साहब, बिकॉज ये वर्चुअल लाइट रेस थी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इत्मीनान से करना भाई साहब, मैं बता रहा हूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के लिए ना पेशेंस बहुत चाहिए, बिकॉज डायग्राम्स बहुत ज्यादा शानदार से बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से कोर्स ऑफ रेस देख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, लाइट रेस गई ऐसे करके, अब उसके बाद लाइट रेस यहां कन्वर्ज हो गई। अब जब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा पीछे तो लाइट रेस यहां जा रही है, जाने दो। उसके बाद अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करवाता हूं तो लाइट रेस गोज अनडेविएटेड, ठीक है। अब वहां तो कुछ होने वाला है नहीं, पीछे करो एक्स्ट्रापोलेट तो यहां पर बन गई इसकी इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है छोटा ए बी और इमेज कितनी बड़ी बन रही है, आया समझ की नहीं आया। अब एक काम करो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट था ना ए बी, सेम इसी की हाइट के बराबर, सेम इसी की हाइट के बराबर एक पॉइंट यहां पे काट देना, इसको बोल देना A1। क्या बोल देना इसको, A1 बोल देना, ठीक है। तो दिमाग में अटका लो कि AB और AB और ये क्या लिखा हुआ है A1 B डैश, ये एक ही बात है। ए बी और A1 B डैश ये एक ही बात है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी हो रही है कि आप लोग को, पक्का डन क्लियर, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनिएगा, होता क्या है, अगर आप इसको मानेंगे, देखिए वैसे तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का भी एंगल यहीं पे आ रहा है और इमेज जो है ना ए डैश बी डैश उसका भी एंगल जो है वो यहीं पे आ रहा है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं कि सेम हाइट का अपन यहां पे काट देंगे और वो बनेगा एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबसे खास बात इसकी वही है, कौन सा कलर ले लेते हैं, ये ले लो। सबसे खास बात जो है ना इसकी वो यही है कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब ना जो मैं एंगल्स बनाने वाला हूं उस पर जरा गौर करिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा ना वो होगा अल्फा और इमेज का जो एंगल होगा वो होगा बीटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, अभी इसको मत ट्रीट करो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी इसको ट्रीट करो A1 B डैश जो कि प्लेस्ड है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो जब आप उसको ट्रीट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट तो कौन सा कलर लेते हैं, देखो भाई साहब क्या होता है, ये ले रहा है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा एट द ऑप्टिकल सेंटर, ये आया समझ, ठीक है। ये एंगल कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो इस एंगल को बोला जाएगा अल्फा। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा बोलेंगे, ठीक है। अब जरा गौर करना, इमेज क्या है, इमेज है A1 B ए डैश बी डैश, इमेज क्या है A डैश बी डैश, और इमेज ने अभी जो एंगल सबटेंड करा है सेंटर पर, इस एंगल को बोला जाएगा बीटा। क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ रही है, गौर करना है इसको अच्छे से। ये था ऑब्जेक्ट A1 B डैश जो कि रखा है, मतलब ए बी था, सेम हाइट पे मैंने यहां पे कट कर लिया है, तो नाउ दिस विल बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट D डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज क्या बन रही है यहाँ पे, इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, और इमेज क्या है A डैश बी डैश, फाइनल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि बीटा is the angle subtended at center, angle subtended at center by image। और यहां पे जो अल्फा बन रहा है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय द ऑब्जेक्ट। ये वाली पूरी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब जो कहानी के हिसाब से जो यहां लिखा हुआ है तीसरे वाले पॉइंट में जरा गौर करेगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज का एंगल बीटा, तो tan लेना ऑफ दैट बीटा, बिकॉज होता क्या है ना, जब आप सिर्फ एंगल लेते हैं ना तो एंगल का फंडा हो जाता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो आप लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस से चले जाओ, या मैं तो बोलता हूं कि tan थीटा ले लो तो उसका
मतलब ये आंसर क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ये आ जाएगा फॉर अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आया आपको समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस पे जाओ। उससे बेटर है कि अगर तुमको थीटा निकालना है ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप tan थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? tan थीटा। ठीक है, उससे कहानी आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, अब इमेज का कितना एंगल होता है? बीटा एंगल होता है। तो हम क्या बीटा लेंगे? क्या नहीं, हम ले लेंगे tan बीटा। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या एंगल होता है? अल्फा होता है। तो हम अल्फा लेंगे क्या? नहीं, हम ले लेंगे tan अल्फा। क्या ले लेंगे भाई साहब? tan अल्फा। अब जरा गौर करना अच्छे से, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है ना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन डेफिनेशन, जो मैग्नीफाइंग पावर है वो है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, ये तुम्हारे पास मेन इक्वेशन थी ना, ठीक है, अब एक काम करो, tan बीटा भी निकालो और tan अल्फा भी निकालो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो नाउ पहले हम इवैल्यूएट करते हैं tan बीटा। और tan बीटा को इवैल्यूएट करने के लिए ध्यान देना, आराम से करेंगे। जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ऐसा कुछ, इसका सी पॉइंट रख दो नाम यार। ठीक है, तो ट्राइंगल ले लो तुम एबीसी। कौन सा ले लो बेटा? ट्राइंगल एबीसी। अगर आप ट्राइंगल एबीसी पे ध्यान दें और आप निकालें tan बीटा, अगर आप ध्यान देते हैं ट्राइंगल एबीसी पे और अगर आप निकालते हैं tan बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, और बेस क्या हो जाएगा? CB। तो ये हो जाएगा AB अपॉन CB। ये तो आ गया tan बीटा। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा tan अल्फा भी। क्या निकालना पड़ेगा? tan अल्फा। ठीक है, तो बेटा tan बीटा, बीटा मतलब जो पिंक से बना के रखा हुआ है। ठीक है, बीटा किसने एंगल मारा? इमेज ने मारा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा? tan अल्फा। अल्फा मतलब ये जो ब्लू से बना के रखा हुआ है। अल्फा वाला एंगल किसने मारा? ऑब्जेक्ट ने मारा, बट प्लेस्ड एट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की दूरी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब ट्राइंगल जो मुझे लेना पड़ेगा ना अल्फा निकालने के लिए, tan अल्फा निकालने के लिए, वो लूंगा A1 B डैश और C। क्या लूंगा? A1 B डैश और C। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ट्राइंगल A1 B डैश और C। कौन सा ट्राइंगल है भाई साहब? ट्राइंगल A1 B डैश और C। जब आप यहां पे निकालेंगे tan, तो आप निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। तो tan अल्फा यहां से क्या होने वाला आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ऑब्वियसली। अल्फा ये रहा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पे? A1 B डैश इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर A1 B डैश अपॉन नीचे क्या आने वाला है? नीचे आने वाला बेस। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस होगा वो हो जाएगा CB डैश। क्या हो जाएगा? CB डैश। ठीक है, तो बस लिख दो उसको CB डैश। अब एक छोटी सी बात पे जरा गौर फरमाइएगा, A1 B डैश जो है ना, जो आपको दिख रहा है आपको A1 B डैश किसके बराबर होता है? AB के बराबर। और AB क्या होता है पता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो A1 B डैश जो है वो तो सर AB के बराबर है, और नीचे CB डैश के बारे में कोई खास जानकारी अभी तो मौजूद नहीं है, तो बस उसको लिख दो ऐसे ही CB डैश। ठीक है, देखो बेटा, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आपको, और वो क्या होता है? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा मैं निकाल के दिखा चुका हूं, tan अल्फा मैं निकाल के दिखा चुका हूं, सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है आपके लिए। अब एक काम करिए, बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे ना, तो कहानी क्या बनने वाली है? नाउ वी हैव मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। अब कितना आ रहा है tan बीटा? जो लिखा है उसको यहां चिपका दो, तो AB अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? CB। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, मतलब देखो बेटा, डिवाइड करना है tan अल्फा से। tan अल्फा ये रहा आपके सामने, तो जब डिवाइड करना मतलब पलट के मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? CB डैश अपॉन AB। क्या हो जाएगा? CB डैश अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। पक्का डन। अब एक काम करो, AB से AB गायब हो गया। AB से AB जब गायब हो जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बचेगी पता है? ये बचेगी, AB से AB गायब हो गया है, तो CB डैश अपॉन CB। अब ध्यान देना, सबसे प्यारी बात तो अब आने वाली है। CB डैश पे जरा गौर करो। C ये वाला पॉइंट रहा, B डैश वो वाला पॉइंट रहा। आपको पता है B डैश पे क्या हो रहा है? B डैश पर इमेज फॉर्म हो रही है। B डैश पे क्या हो रहा है? B डैश पर इमेज फॉर्म हो रही है। इसका मतलब C से लेकर के B डैश जो है ना, वो तो इमेज का डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? वो इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ CB डैश, B डैश पर तो इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस मतलब V हो जाएगा। लेकिन वो भी कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? -V के बराबर। क्या हो जाएगा? -V के बराबर। ये आ गया अपने पास CB डैश। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास? CB डैश आ गया। अब क्या निकालना है? फिर अपने को निकालना है CB। फिर क्या निकालना है अपने को? CB निकालना है। अब ये CB क्या हो जाएगा? जरा गौर करो,
सी से करेंगे मेजर, सी से करेंगे मेजर, और बी पे क्या रखा हुआ है, बी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बी पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगर बी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा यू, और लेफ्ट हैंड साइड में ये तो क्या हो जाएगा माइनस यू। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो क्या हो जाएगा माइनस यू, तो बिकॉज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना तो उसको यू से करते हैं रिप्रेजेंट। अब ये सी बी डैश आ गया था माइनस वी के बराबर, सी बी आ गया था माइनस यू के बराबर, बस वहां पे भर दो। कहां भर दो बेटा, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले के अंदर भर दो। यहां गौर करना, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या है, सीबी डैश अपॉन सीबी। अब सीबी डैश कितना आ रहा है, माइनस वी के बराबर आ रहा है, अपॉन सीबी क्या आ रहा है, माइनस यू के बराबर आ रहा है। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, जस्ट वी बाई यू। अरे भाई साहब, लेंसेज का मैग्निफिकेशन तो लिटरली वी बाई यू होता है ना, क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का, डन, क्लियर। तो लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है, वी बाई यू होता है। माइनस वी बाई यू कहां पे होता है, मिरर्स में होता है, ठीक है। ये वाली बात एक तो प्रूव हो रही है यहाँ पे। क्या आपको इतना समझ में आ गया, पक्का, डन, क्लियर करें। चलो एक तो इतना नोट कर लेना। अब एक हल्की सी बात ना मैं आपको एडिशनल में बता रहा हूं, जरा यहां पे गौर करिएगा। नाउ as we know that कोई बड़ी बात नहीं है, मैग्निफिकेशन का जो एक फॉर्मूला था ना वो बता रहा हूं, दैट m इज इक्वल्स टू f माइनस वी अपॉन f। ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है फॉर लेंसेज। किसके लिए एग्जिस्ट करता है ये वाला फॉर्मूला, ये एग्जिस्ट करता है फॉर लेंसेज, ठीक है। अगर ये लेंसेज के लिए एग्जिस्ट करता है तो आप एक बात सुनिएगा। नाउ एज वी हैव, हमें एक बात समझ में आई थी कि हमारी जो इमेज बन रही है, यहाँ पे जरा गौर करिए, इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारी जो इमेज बन रही है ना वो कहां बन रही है, डी पर बन रही है। डी मतलब पीछे बनी तो माइनस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। नाउ वी हैव सीन दैट, नाउ एज वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हमने जो अभी ऑब्जर्व कर लिया है, दैट इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैव, हमें क्या मिल गया था, हमें यह समझ में आ गया था कि इमेज बन रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वी हैव इक्वल टू माइनस डी, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू f माइनस, अब बेटा v क्या है, v आ गया है माइनस डी के बराबर, अपॉन नीचे क्या है, f है, तो m क्या हो जाएगा पता है, f प्लस डी बाई एफ। तो m यहां से हो जाएगा f बाई एफ प्लस डी बाई एफ। क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का, डन, पक्का। और यहां से अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आने वाला है वो आने वाला है 1 प्लस डी बाई एफ। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा तरीके से, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास में, ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है इसका पूरा कोर्स ऑफ रेस, ठीक है। तो आपका बस ये है कि इसको तरीके से नोट करते हुए चलेगा, मेरे साथ लिखते हुए चला करिए, ठीक है। और अगर समय कम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसके बाद सीक्वेंस में अगले वाले हिस्से पे ये वाली कहानी आती है, तो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समय कम है तो, ठीक है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि लिखते हुए चला करिए, ज्यादा बेहतरीन रहता है, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन, हो गया, चलें, क्लियर। तो ये वाला कार्यक्रम तो आपका पूरा हो चुका है, फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, डन। और ये रहा आपका पूरा कोर्स ऑफ रेस फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इसको भी क्लियर करते हैं अब। ये वाला केस तो आपका डन करवा दिया विथ प्रॉपर कोर्स, पूरा रे ऑफ कोर्स, जो पूरा कोर्स ऑफ रेस था उससे मैंने पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया आपको, ठीक है। यही मैच कर रहा था, बस वहां पे क्या, यहाँ पे क्या एंगल्स की बात नहीं करी, ये बस एक फिगर बना के दिखा दिया बस, ठीक है। लेकिन तरीके से तो वहां पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। चले आगे बढ़े अब आते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। अब आ गया बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये उससे बेटर होता है, ठीक है तो माइक्रोस्कोप ही है, तो माइक्रोस्कोप ही, बट उससे बेटर होता है, ठीक है। छोटी चीजों की बड़ी इमेज दिखाना ये काम होता है माइक्रोस्कोप का। अब ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब 2 लेंसेज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 2 लेंसेज आ रहे हैं, उसके बाद पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। तो जरा पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद तरीके से समझो और फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलें, ठीक है, ओके, डन, देख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। अब जरा गौर करिएगा, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ एनी टाइनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइनी ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखाने के लिए आप यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। उसके बाद द 2 लेंसेज यूज्ड, यहाँ पे कंपाउंड क्यों, बिकॉज 2 लेंसेज यूज किए, ठीक है। द 2 लेंसेज और दोनों कॉन्वेक्स हैं, यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर हेल्ड कोएक्सियली, मतलब एक ही एक्सिस, सेम कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हेल्ड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ अ ट्यूब, ठीक है। एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसका जो ट्यूब होता है उसके 2 एंड्स पे रखे हुए हैं, ठीक है।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहाँ पे दो लेंस यूज करेंगे, एक को बोलेंगे आई लेंस और एक को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। दिमाग में क्लियर कर लेना कि आई लेंस वो जो आंखों के पास होने वाला है, ठीक है, मतलब आंखों का नहीं, रैक एंड पिनियन में जो दो लेंसेज यूज करे ना हमने, उसमें जो लेंस हमारी आंखों के पास होने वाला है कॉल दैट आई लेंस, और जो दूर रखा है ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है कॉल दैट ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, पक्का ये वाली कहानी होती है। अब इसका अपन पूरा का पूरा जो कोर्स ऑफ रेज है वो देखने वाले हैं। यहां पर भी क्या होने वाला है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होगा ना वो सेम है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वही आएगा tan बीटा बाई tan अल्फा, सेम कहानी क्लियर होने वाली है। ठीक है, अब यहां पे ये रहने वाला है इसका पूरा का पूरा रे डायग्राम कि कैसे हम इसको पूरा का पूरा कैरी आउट करने वाले हैं। देख लीजिए, दो लेंसेज यूज करा गए यहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव कहलाया, और यहां से कोई इंसान बैठ के देखने वाला है पूरी इमेजेस को, तो इसे कहा जाएगा आई लेंस। ठीक है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा अपर्चर वाइज। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। और ये जो दूरियां होंगी ना, ये होंगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा क्लियर है आपको, पक्का। ठीक है, ये बस डायग्राम देखो एक बार, है ना। बाकी अभी आपका ध्यान होना चाहिए कहां पे, ये दो पॉइंट जो यहां पे लिखे हुए हैं उनको आपने सटीक तरह से देख लिया होगा, और उसके बाद एक ये वाला पॉइंट तो वही है मैग्नीफाइंग पावर वाला। अब डायग्राम कैसे कैरी ऑन होने वाला है ये मैं आपको करवाता हूं, और मेरे साथ साथ खुद भी ना तुम लोग बिल्कुल ट्राई करते हुए चलना। चलें स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी। चलें भाई लोग, बनाना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, अब हम भी इसको बना देते हैं पूरा तरीके से। आ जाइए भाई, स्टार्ट करते हैं। बहुत तरीके से बैठ के देखो क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है, एक होगा ऑब्जेक्ट और उसकी फिर बनेगी वहां पे इमेज, और देखने के लिए कोई बंदा वहां बैठा होगा। ठीक है, तो एक तो बनेगा पहले, सबसे पहले तो ये जो लेंस बनाया ना इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, डायग्राम खिंच जाए लंबा, खिंचने देना। ठीक है, डायग्राम लंबा खिंच जाए, खिंचने देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पे क्या होने वाला है, ये तो बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, इससे ना थोड़ी सी दूरी पे एक और लेंस होगा जो इससे बड़ा होगा। ठीक है, जो लेंस जो होगा ना वो इससे बड़ा लेंस होगा। चलो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये वाला आई लेंस है। ठीक है, अब देख क्या होने वाला है, यहाँ पे तरीके से चेक करना क्या होता है। सबसे पहले तो एक काम करो, देखो भाई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इमेज जो है वो बड़ी बननी चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इमेज तो बड़ी बननी चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एकदम स्केल से लेकर के पूरा डायग्राम बनाते हुए चलें। ठीक है, तो एक आध थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स तो आने ही चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहली बात ध्यान देना, ये टॉप वाला पॉइंट मार्क कर ले और ये बॉटम वाला पॉइंट जो है इसको मार्क कर ले। ठीक है, एक लाइट रेस को सीधे मार दे, ये लाइट रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट होगा कहीं पे। ठीक है, उसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज निकलती है ना, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज निकल रही है, इट गोज अनडेविएटेड, इट गोज ऑब्वियसली अनडेविएटेड। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे जरा ऐसा हल्का सा मार्क कर लो। अब जरा इसको जोड़ दो पहले तो, या इसको हल्का सा पीछे भी कर सकता हूं मैं इस पॉइंट को। मान ले मैंने यहां कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई साहब, तो मतलब वहां इमेज तो बन रही है। अब कैसे बनेगी वो देखने वाला काम होने वाला है। ठीक है, अब जरा गौर करो, ये लाइट रेस तो आगे ऐसे करके जाने दो जाने दो जाने दो, इसको भी ऐसे जाने दो। ठीक है, अब उसके बाद देख क्या होने वाला है, लाइट रेस आई कहां से है, लाइट रेस जो आई है तो वो आई कहां से है, देखो ये लाइट रे आ रही है स्ट्रेट ऐसे, तो ये लाइट रेस कहीं से भी यहां से आ रही होगी। थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, आया समझ? ये लाइट रेस गई स्ट्रेट और फिर ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट पास कर गई, पूरा ऐसे यहां तक पास कर गई। ठीक है, अब उसके बाद ना यहां पे रखा होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या रखा होगा बेटा? ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर तुम ऑब्जेक्ट को वैसे ही प्लेस कर दोगे ना तो चांसेस है कि डायग्राम हल्का सा बिगड़ जाए। ठीक है, और जब डायग्राम बड़े बड़े बनते हैं ना तो वहां पे अगर छोटी सी भी गलती आपसे हो गई और उसका पता आपको अगर आखिरी में चला तो भाई साहब गया पूरा काम। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बार ये करो, टॉप से बॉटम जोड़ दो, उसके बाद सेंटर से एक लाइन यहां पे मार दो कहीं पे होगा इंटरसेक्शन, ये बड़े काम की चीज है, बाद में चलेगा पता। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन सेंटर से निकली, दिखाए के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इसे करो पीछे एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, और यहां बनाओ तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो नाउ दिस ए बी इज द ऑब्जेक्ट, दिस ए बी इज द ऑब्जेक्ट जहां से निकल रही है लाइट रेस। ठीक है, अब देखिए जरा, ये निकली स्ट्रेट,
ये निकली स्ट्रेट और फिर वो ऐसे कन्वर्ज होके यहां चली गई और ये निकली ऑप्टिकल सेंटर से यहां चली गई। यहां तक कोई परेशानी हो रही है क्या? पक्का डन। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है बेटा, ये इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्शन तो हो रहा है, मतलब ए की जो इमेज है वो कहां बन रही है? ए डैश पे बन रही है। कहां बन रही है इमेज? ये इमेज बन रही है इसकी ए डैश पे। तो इसको लेते हैं इस कलर का, चले, और वो भी बिल्कुल रियल लाइट रेज है। तो ये इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और इसका नाम दिया जाए इसको ऑब्वियसली ए डैश, और इस पॉइंट को नाम देंगे बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश जो है ना, दिस इज द इमेज ऑफ ए बी ऑब्जेक्ट। क्या आपको इतना आ गया समझ? ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, अब जरा गौर करिएगा अच्छे से। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से क्या होगा, देखो कोई रियल लाइट रेस थोड़ी है, वर्चुअल है वो तो। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ऐसे एक्सट्रापोलेट, बस टेढ़ी ना हो वो, ध्यान रखिएगा उसका। जाने दो जाने दो जाने दो चलिए। ठीक है, अब देख क्या होने वाला है, देखो ये लाइट रे आ रही है ऐसे एक्सट्रापोलेटेड है, थोड़ा सा और सही कर देते हैं, वो स्ट्रेट ही आ रही है ना ऐसे। चले, बहुत बारीक काम है भैया। ठीक है, चलो ये तो हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे लास्ट ये जो लाइट रेज यहां जा रही है ना, ठीक है, उनको कौन करने वाला इंटरसेक्ट? ये वाली लाइट रेज ये यहां रुक थोड़ी गई होंगी जब ये लाइट रेज यहां पे आई तो अल्टीमेटली कहां पे इंटरेक्शन हो रहा है आपका? कॉन्वेक्स लेंस के साथ। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। मेरी बात सुनना, एक्स्ट्रापोलेशन पर ही गेम है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, पूरा गेम एक्स्ट्रापोलेशन के ऊपर ही है। लेट्स सपोज, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये लाइट रेज आ रही है यहां पे। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को फॉलो करें तो ये लाइट रेज जा रही है यहां पे, और उसके बाद अगर हम इस वाले को फॉलो करें, देखना अच्छे से, ये जा रही है इस तरफ। ठीक है, तो भाई क्या हुआ है पता है, ये हमारे पास लेंस था, इसने कन्वर्ज करा, यहां पर इमेज बनी, वो लाइट रेज यहां गई, ऐसे हो गई डाइवर्ज। सुनते हुए चलो, कोर्स ऑफ रेज चेक करो, ये लाइट रेज आई नीचे गई, ये लाइट रेज गई, बिना डिफ्लेक्ट हुए आगे निकल गई। उसके बाद कॉन्वेक्स है, कन्वर्ज कर देगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। जब उन लाइट रेज को मैं ऐसे पीछे करूंगा ना एक्स्ट्रापोलेट, इसको अपन थोड़ा सा और तिरछा बना सकते हैं, ये ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं। ठीक है, जब इन लाइट रेस को हम करेंगे ऐसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट, तो इवेंचुअली जो इमेज है हमारी वो कहां बनने वाली है? वो बनने वाली है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट होगा, इसका नाम अपन क्या करेंगे पता है? ये ए भी था, ये ए डैश बी डैश था, इसका रख दो ए डबल डैश, इसका रख दो ए डबल डैश, और ठीक नीचे ये ए डबल डैश हो गया, और इसका नाम रख दिया जाए चले बी डबल डैश। ठीक है, ये लाइट रेस बकायदा आ रही हैं, और ये लाइट रेस जो है ना, इसको अगर मैं चाहूं तो जरा सा और टिल्ट कर सकता हूं इसके हिसाब से अगर चले, गौर करिएगा बस। ठीक है, पक्का आ गया समझ? तो ये लाइट रेज आएंगी और फिर ऐसे जाकर के ये ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखो हुआ क्या है, ए बी वॉज द ऑब्जेक्ट, लाइट रेज आई ऐसे नीचे, उसके बाद बीच में से गई अनडिवाइडेड यहां गई, उसके बाद कन्वर्ज कर देगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और अल्टीमेट इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश पे। ऑब्जेक्ट था बड़ा छोटा और इमेज बन रही है यहाँ पे काफी ज्यादा एनलार्ज मैग्नीफाइड। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? पक्का। अब जरा गौर करिएगा, अगर आप डायग्राम को रिफर करते हैं तो आपको समझ में आएगा डायग्राम सेम बन रहा है। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट ये जो डिस्टेंस है ना, इसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पर अल्टीमेट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बेटर कब रहेगा? जब जो इमेज फॉर्म हो रही होगी ना, ए डबल डैश बी डबल डैश, वो इमेज फॉर्म हो रही होगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब जाकर के जो इमेज की क्लैरिटी आने वाली है वो तो अलहदा आने वाली है। ठीक है, अब ये वाली बात समझ में आ गई है। अब जरा गौर करना, जो अपने पास ऑब्जेक्ट था ये भी, ठीक है, सेम हाइट में मैं कट करता हूं,
ये वाला काम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कर चुका था, यहां पर भी उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, सेम हाइट पे कट करता हूं यहां पे एक पॉइंट, और इसको हम बोल देंगे A1, और नीचे क्या आ रहा है, B डबल डैश तो आ ही रहा है, ठीक है। अब सेंटर पर इसने जो एंगल सबटेंड करा होगा, कुछ तो एंगल किया होगा ना सबटेंड, ठीक है, तो इसके सेंटर पर इसने जो एंगल सबटेंड किया होगा वो एंगल बन जाएगा अल्फा। भाई वही तो होता है, एंगल बाय द ऑब्जेक्ट क्या होता है, अल्फा होता है, और एंगल बाय द इमेज क्या होता है, दैट एंगल इज बीटा, ठीक है। तो भाई साहब ए डैश बी डैश इमेज तो है, बट ये इसका है ऑब्जेक्टिव का, और ए डबल डैश बी डबल डैश वो भी इमेज है, वो किसका है, जो आई लेंस ने बनाया, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों इमेजेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल बाय द इमेज, इसको बोल देंगे बीटा। क्या बोल देंगे, बीटा। और आपको गौर करते हुए चलना है कि जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है ना, दिस इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस बात को कतई मत भूलिएगा, ठीक है। ये अपने पास पूरा का पूरा डायग्राम बन गया है, इसको कहा जाएगा, ध्यान देते हैं, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, इसको कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। याद कैसे रखना है, ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और इसे कहा जाएगा आई लेंस। अब बताऊं क्यों कहा गया आई लेंस, जब वो लाइट रेज वहां जा रही है ना, जब वो लाइट रेज वहां जा रही है ना, तो कोई यहां पे बैठा हुआ है जिसकी आंखों में ये लाइट रेज जा रही हैं, और फिर वो इमेज परसीव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ह्यूमन आई, ठीक है, ये आंखें बनाई है मैंने, ह्यूमन आई है वो, ठीक है। तो वो ना उसके आंखों में लाइट रेज जा रही है और फिर उसको इमेज परसीव होकर के यहाँ पे दिखाई दे रही है, आंखों के पास है, तो आई लेंस बोल दिया अपन ने इसको। ये पूरा फंडा पूरा क्लियर हुआ है क्या, ठीक है। इसका भी कुछ नामकरण कर दें क्या, इसको बोल देते हैं C1 और इसको बोल दिया जाएगा C2, ठीक है। डायग्राम तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या डेरिवेशन होने वाला है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, एक बार जरा इसको यहां से मैच कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। दूर वाला आई लेंस है, पास वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक और चीज सर, कभी कभी गलती करते बच्चे कि इसको बड़ा बनाते हैं, इसको छोटा बनाते हैं। बेटा एक बात सुनो, अगर आंखों के पास कोई चीज आती है तो वो बड़ी बन जाती है ना, मतलब एटलीस्ट बड़ी दिखाई देती है ना, तो जब आंखों के पास कोई चीज जाएगी तो वो एटलीस्ट बड़ी दिखाई देगी। तो इससे याद रख लो कि आई लेंस जो है ना वो हल्का सा बड़ा होगा, मतलब डायमेंशन वाइज एज वन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। पक्का, डन। ये जरा बना लो और फिर इसका डेरिवेशन अभी स्टार्ट करवाता हूं जल्दी। चलिए भाई साहब, पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका अपन डेरिवेशन। बीटा अल्फा सारे एंगल आपको मैंने बता दिए कौन कौन सा एंगल बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर की बात चलनी है, पूरी बातचीत कहां चलनी है, मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर जो गिवन है ना वो है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इससे कोई मना नहीं कर रहा। मैग्नीफाइंग पावर गिवन है एज tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। अब अपना ये होना चाहिए कि tan बीटा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा। तो जरा गौर करना इस पे अच्छे से, देखो यहां चेक करो, जब आप बात करेंगे tan बीटा के बारे में, ठीक है, तो tan बीटा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला कि बड़ा वाला, बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक आना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब ट्राइंगल छोटा मत लेना, ट्राइंगल लेना बड़ा, ठीक है। तो A डबल डैश B डबल डैश C2 कौन सा ट्राइंगल है, A डबल डैश B डबल डैश और C2। तो ट्राइंगल लेंगे A डबल डैश B डबल डैश C2 में, ठीक है। जब वहां पे निकालूंगा ना मैं tan बीटा, जब वहां निकालूंगा tan बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन नीचे आ जाएगा बेस, और बेस बोले तो B डबल डैश C2, ठीक है। जरा इसको दिमाग में चिपका लो, ठीक है। और वो लिटरली कहां से आया था, वो लिटरली आया था यहां से, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, tan बीटा ट्राइंगल कौन सा लिया है, A डबल डैश B डबल डैश और C2 लिया है। पक्का, डन, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। अब अपन आते हैं tan अल्फा के ऊपर। अल्फा के लिए एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ एंगल, ठीक है। जब अल्फा की बात करोगे, tan अल्फा की बात करोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बेस। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर A1 B डबल डैश क्या होगा, A1 B डबल डैश, और बेस क्या हो जाएगा, B डबल डैश C2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्राइंगल कौन सा लेना है, ट्राइंगल लेना है हमको A1B डबल डैश C2। चेक करो वापस, A1B डबल डैश C2, वहीं से बनेगा tan अल्फा। तो A1B डबल डैश और नीचे क्या आ जाएगा, B डबल डैश C2। तो tan अल्फा, तो ये आ जाएगा A1B डबल डैश और नीचे आ जाएगा B डबल डैश C2। बेटा आप समझने वाली बात तो यहां पे आ रही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि A1B डबल डैश जो है वो किसके बराबर है।
या तो मैं यहां लिख ही देता हूं कि जो A1B डबल डैश है वो तो AB के बराबर है, क्लियरली विजिबल है, ठीक है, कि A1B डबल डैश किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो लिख देता हूं A1B डबल डैश इज इक्वल टू नथिंग बट AB, ठीक है, पक्का क्लियर। चलो, तो यहां जो A1B डबल डैश है वो तो हो गया AB के बराबर सर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है B डबल डैश C2, ठीक है। tan बीटा भी निकाल दिया, tan अल्फा भी निकाल दिया। भाई साहब क्यों निकाला है, बिकॉज पुट करने वाला हूं उसको मैग्नीफाइंग पावर के अंदर। तो ये रहा आपके पास tan बीटा और ये रहा आपके पास tan अल्फा। अब जल्दी फुर्ती में इसको पुट कर दो, कहां पे बेटा, मैग्नीफाइंग पावर के अंदर, ठीक है। अब कहानी कैसे रंग लाने वाली है, रंगीन पेन से लिखेंगे। नाउ m इज इक्वल टू क्या है, tan बीटा। tan बीटा क्या आ चुका है, A डबल डैश B डबल डैश, कुछ नहीं है बेटा। कभी कभी क्या होता है कि डेरिवेशन बस लंबा होता है लेकिन चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, ठीक है, बस तुम फ्लो में चलते रहो। तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन नीचे क्या आ रहा है, B डबल डैश C2, नीचे क्या आ रहा है, B डबल डैश C2 आ रहा है। अब उसको डिवाइड किससे करना है, tan अल्फा से, ठीक है, tan अल्फा से डिवाइड करना है, मतलब पलट के मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, B डबल डैश C2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, फिर ए बी आ जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई कर दिया ना। Therefore, अब तो आप जानते हैं जिसको जाना है उसको जाना है, मतलब B डबल डैश C2 से B डबल डैश C2 कट जाएगा। तो अब जो मैग्नीफाइंग पावर बचेगी वो बचेगी A डबल डैश B डबल डैश अपॉन नीचे बचेगा AB, क्या बचेगा नीचे, AB बचेगा। अब एक काम करना, मेरी बात मानना, यहां पता है मिसिंग क्या हो रहा है, यहां पे क्या मिसिंग है, देखो AB तो गिवन है, A डबल डैश B डबल डैश भी गिवन है, ए बी गिवन है, ए डबल डैश बी डबल डैश गिवन है, मिसिंग है ए डैश बी डैश। क्या मिसिंग है, ए डैश बी डैश। तो एक काम किया जाए, ए डैश बी डैश अगर मिसिंग है ना तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो भाई मैं इसको लिख देता हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कहां पे, राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड बाय किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा, तो ए डैश बी डैश, जो चीज मिसिंग थी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर अब जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आ जाएगा, देखो बेटा क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश था, पहले इसको डिवाइड करो किससे बेटा, ए डैश बी डैश से। भाई कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ए डबल डैश बी डबल डैश ऊपर लिखा था, लिख दिया मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश, डिवाइड किससे मारा, ए डैश बी डैश से। अब तुम बोलोगे सर मल्टीप्लाई भी तो मार दो, मैंने बोला अभी कर देते हैं। तो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई मारा। अब जिन लोगों को लग रहा है कि सर ये ए बी को आप भूल गए, क्या बेटा भूला नहीं था, उसको बस सरका दिया है मैंने नीचे की तरफ, ठीक है। तो देख क्या हो रहा है, पहले से क्या मौजूद था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी आ रहा है। बट मैंने क्या बोला था कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ए डैश बी डैश का, तो मल्टीप्लाई कर दिया ए डैश बी डैश का, डिवाइड भी कर दिया ए डैश बी डैश का। अब सर इससे फायदा क्या होगा, ठीक है मैं बता रहा हूं इससे फायदा क्या हुआ, सुनना अच्छे से। अब देखो फायदा क्या हुआ यहां से, अगर मैं तुमसे बस ये बोलता हूं, जरा बड़ी बात नहीं है, बस तुमसे मैं ये बोल रहा हूं कि एक काम करो ना, वो निकाल दो, मैग्नीफाइंग पावर निकाल दो, किसका, या मैग्निफिकेशन निकाल दो, आई लेंस का, किसका निकाल दो बेटा, आई लेंस का निकाल दो, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, देखो आई लेंस रहा ये, ऑब्जेक्टिव लेंस रहा ये, ठीक है। तो मैं बोलता हूं एक काम करते हैं, पहले निकाल देते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है भाई। एक बहुत सिंपल सी बात है, यहीं पे मैं यहीं पे इसको कवर अप कर देता हूं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ ये तो होता ही है यार, ये तो बराबर की लेंथ है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बड़ी बात कहां पर है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकालने में और आई लेंस का मैग्निफिकेशन निकालने में। अब जरा गौर करना क्या होता है, मैग्निफिकेशन का एक तुमको फॉर्मूला आता होगा यार, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्टिव का, किसका निकालना है, ऑब्जेक्टिव का निकालना है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्टिव। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपको, ये जो यहां पे लिखा है मैंने, ये आ गया मेरे पास एमओ। एमओ का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब दूसरे वाले काम पे चलता हूं, अब मैं निकालने वाला हूं मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। सुनो अच्छे से, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये रहा आपके पास आई लेंस, क्या आपके पास ये आई लेंस है, ठीक है। अब यार सुनना अच्छे से, पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर इमेज बना दी है, वो इमेज दूसरे वाले के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ए डैश बी डैश जो है ना,
वो आई लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आई लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए जहां पर इमेज फॉर्म करेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश विल बी कॉल्ड एज द इमेज, विल बी कॉल्ड एज द इमेज, फाइनल इमेज फॉर द आई लेंस। ये आपको आया समझ। तो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और आई लेंस इसको मानेगा ऑब्जेक्ट, और जो इमेज फॉर्म करेगा दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल इमेज। पक्का, डन, ठीक है। जब मैं आई लेंस की बात करूंगा तो हाइट ऑफ इमेज मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, अपॉन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई साहब आई लेंस के लिए कौन है ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये आ गया मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई है, पक्का, डन है, ठीक है। तो यहाँ पे एम ई भी आ गया है और एम ओ भी आ गया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है जरा गौर करना यार। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, दिमाग में अटका लो उसको, बस काम खत्म होने वाला है। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होने वाला है, एम ई के बराबर होने वाला है। अगर ये एम ई के बराबर होने वाला है तो मैं आपको यहां पे लेकर के आता हूं, ये ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा एम ई, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। उसके बाद जरा गौर करते हैं, पहले आपको यहां दिखाते हैं। देखो बेटा क्या था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो होता है मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। क्या होता है वो, मैग्निफिकेशन होता है फॉर ऑब्जेक्टिव। यहां देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। काम खत्म। इस फॉर्मूले को दिमाग में अटका लो, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला काम का है, ठीक है। तो यहां पे काम खत्म हो गया अपना। इसका एक एक्सटेंडेड डेरिवेशन भी होता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, ठीक है, बट अगर लगता है तो अपन उसको भी देख लेंगे कभी, ठीक है। बाकी ये रहा आपका पूरा सटीक डेरिवेशन, ठीक है। चले, आपका बनता होगा कि भाई साहब इसको पहले नोट करना है, तो बिल्कुल इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चले, ये वाला हो गया होगा। अब जरा आ जाना इसके ऊपर, ये खत्म होता है अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पक्का, डन, क्लियर, चलो ओके। अब जरा इसको गायब किया जाए और आया जाए सीधे अगले वाले मैटर की तरफ। अगला मसला क्या है भाई साहब, ठीक है। तो इसका कोर्स ऑफ रेस पूरा तरीके से बता दिया आप लोग को, है ना। अब आ जाते हैं सर, अब शुरू हो रहा है टेलीस्कोप। क्या शुरू हो रहा है, टेलीस्कोप, ठीक है। एडजस्टमेंट दो होंगे यहाँ पे। तो पहला होगा इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा होने वाला है इसके अंदर की कोर्स ऑफ रेस कैसे बनने वाली है जब फाइनल इमेज फॉर्म होने वाली है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ना वो फॉर्म होती है इंफिनिटी पे, ठीक है। ये पहला एडजस्टमेंट होगा। और दूसरे वाले में क्या करना पड़ता है कि जो इमेज होगी ना वो फॉर्म होगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। चलें, एक बात तो क्लियर ही है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट्स की बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बना करके दिखाता है। और टेलीस्कोप क्या करेगा, हेवनली बॉडीज, बड़ी बड़ी बॉडीज की ना आपको विजिबल मतलब दिखने लायक, मतलब छोटी और दिख जाए आपको वैसी इमेज, वैसी बना के दिखाने वाला है टेलीस्कोप, ठीक है, पक्का। तो अब यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे हम शुरू करने वाले हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट से। डायग्राम देखिए क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये हल्का सा उल्टा लग रहा है एज व्हेन कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने बोला क्यों बेटा, कंपाउंड में क्या था कि ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा है वो छोटा है, बट यहां पे वही वाला लेंस बड़ा है। और कंपाउंड में आंखों के पास जो लेंस रखा हुआ है, जो दूर लेंस रखा हुआ है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दूर वाला ही लेंस छोटा है। हालांकि दोनों में कॉन्वेक्स ही यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंडा जरा सा अलग है, ठीक है। तो एक बार जस्ट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस डायग्राम, और क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता है तो फिर तो मैं करवाने वाला हूं। चलें ठीक है, फिर तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि इवेंचुअली यहां पे क्या होने वाला है। मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल सेम होने वाला है, tan ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द इमेज अपॉन tan ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, यहां से आ रही है लाइट रेस, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये बनेगा अल्फा ऑब्वियसली, और उसके बाद यहां पर इमेज बनने वाली है, और इमेज ने जो भी एंगल सबटेंड करा होगा उसको हम कहते हैं बीटा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा ध्यान से, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक बहुत प्यारी बात यहां पे हो रही है। देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ना वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है, ठीक है। इसका मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर जैसे मान लीजिए इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ मिला के आता है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरियां कितनी होंगी, 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां से यहां तक फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और यहां से यहां तक फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, ठीक है,
कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, तो आप सीधे तौर पे आंसर बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव का प्लस फोकल लेंथ निकाल लेंगे आई लेंस का, उसके बाद जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का? चले क्लियर करते हैं। अब जरा गौर करना, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है tan बीटा बाई tan अल्फा। सिंपल सी बात है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। पहले अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे कि tan बीटा क्या होगा। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? tan बीटा निकाल लेते हैं। देखो बेटा, जब tan बीटा आप निकालेंगे ना, सिंपल सी बात है, कहां दिख रहा है बीटा? यहां दिख रहा है बीटा, ट्राइंगल भी एक ही बन रहा है, सिंपल है, निकालो। तो tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्या होगा इसका परपेंडिकुलर? a डैश b डैश। क्या होगा इसका परपेंडिकुलर? a डैश b डैश अपॉन क्या होगा इसका? बेस। तो बेस होगा इसका b डैश o2। बेस क्या होगा इसका? b डैश o2। क्लियर हो गया? यह आ गया tan बीटा। पक्का? ये क्या आ गया? tan बीटा। अब निकाल लेते हैं यहीं लगी फुर्सत में tan अल्फा निकाल लेते हैं भाई लोग। क्या निकाल लेते हैं? tan अल्फा। ये तो और भी आसान होने वाला है, यहां मत जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां अगर जाओगे ना, एक सेकेंड, अगर तुम यहां जाओगे ना तो तुमको ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं। अगर तुम यहां जाओगे तुमको ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं, तो उस तरफ जाओ ना यार, वो तो लिखा है tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा जब निकालोगे ना, पता है क्या हो जाएगा? देखो tan अल्फा ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना है? a डैश b डैश अपॉन नीचे क्या आता है? बेस आता है। अब बेस क्या है पता है? देखो tan अल्फा निकाल लेते ना, तो a डैश b डैश, और बेस क्या है? o1 b डैश। क्या है? o1 b डैश। इसको भी लिख देता हूं मैं o2, बिकॉज tan बीटा था तो वहां से निकाला था, तो o2 b डैश। हालांकि एक ही बात है, बट द थिंग इज दैट कि आप डिस्टेंसेस मेजर करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर से राइट में भागना पड़ रहा है, टेक इट एज पॉजिटिव। अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में भागना पड़ रहा है, टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब जरा गौर करेंगे। यहाँ पे tan अल्फा आ चुका है, tan बीटा भी आ चुका है। नाउ जब आप निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, tan बीटा कितना आ चुका है बेटा? a डैश b डैश अपॉन नीचे क्या आ रहा है? o2 b डैश। उसके बाद जरा मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है? tan अल्फा आ रहा है, और tan अल्फा निकाल चुके हैं, पलट के इसको मल्टीप्लाई करो, तो o1 b डैश अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? a डैश b डैश। ठीक है भाई साहब, ये तो शॉरी है ना, a डैश b डैश कट गया, तो यहां से क्या बचने वाला है? यहां बचने वाला है o1 b डैश अपॉन नीचे क्या बच रहा है? o2 b डैश। नीचे क्या बच रहा है? O2 B डैश। पक्का? डन है? क्लियर है? अब जरा गौर करते हुए चलना, डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम के हिसाब से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जो O1 B डैश है, सेम कलर में लिख रहा हूं क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट है ये। ठीक है, जो O1 B डैश है ना, वो तो दरअसल फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, वो भी राइट में बन रहा है, तो सीधे लिख देना कि दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात जरा गौर करना, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए O2 B डैश। ठीक है, तो O2 B डैश तो दिख ही रहा है आप लोग को। नाउ द थिंग इज दैट कि O2 से B डैश जो है ना, वो दरअसल फोकल लेंथ है आई लेंस का। क्या है ये? फोकल लेंथ है आई लेंस का, बट द थिंग इज दैट कि ये पीछे आ रहा है, तो माइनस का Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? माइनस का Fe मतलब क्या होगा? पीछे आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, तो कहानी क्या बैठने वाली है? काम खत्म हो गया। ठीक है, O1 B डैश किसके बराबर है? FO के बराबर है, अपॉन यहां पे क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? O2 B डैश। O2 B डैश क्या है? माइनस Fe के बराबर है। बस ये रहा, काम खत्म हो गया। और इसमें एक और बहुत कायदे की बात है, वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो है ना, अगर आपके टेलीस्कोप की, अगर आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर अगर मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए बस ये करना पड़ेगा आपको कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है ना, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए, और जो आई लेंस है, आई लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आई लेंस का फोकल लेंथ कम होगा, तब जाकर के इस पूरे सेटअप का मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको कि टू हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप ये चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो जाए, टू हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर, वी नीड टू हैव, हमें ये चाहिए, वी नीड टू हैव कि एफओ की वैल्यू ज्यादा हो, वी नीड टू हैव हाई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एंड यहां पे जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है वो कम होना चाहिए, एंड स्मॉल
फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली पूरी कहानी आपको समझ में आ गई क्या? जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, जल्दी इसको नोट करिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला क्या आने वाला है कि अब जो इमेज बनने वाली है ना बेटा, वो इमेज कैसे बनने वाली है वो देखना पड़ेगा। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट था, ये क्या था? ये था नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब अगले वाले में जो इमेज बनेगी ना, वो बनेगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यहां पे कहां बन रही थी? एट इंफिनिटी। जल्दी नोट करिए इसको। चलें फिर, हो गया होगा। अब जरा आगे बढ़ा जाएगा, इसके अगले वाले पार्ट पे आते हैं, क्लियर करते हैं इसको, जल्दी करें भाई लोग। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले वाले पे। यहां पे क्या है? कोर्स ऑफ रेस इन एन ऑप्टिकल इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अलग जाएगा, वहां पे पहला वाला लेंस छोटा था, बाद वाला लेंस बड़ा था, यहां पे अलग है। यहां पहला वाला लेंस ही बड़ा है, यहां पर भाई साहब पहला वाला लेंस जो है ना वो बड़ा लेंस होने वाला है, और उसके बाद जो लेंस आएगा वो वाला लेंस होने वाला है छोटा। क्या बोलते हो भाई? पक्का? चलें, चलो। जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। ये पहला वाला लेंस था, अब अगला वाला लेंस आएगा छोटा। बनाते हैं इसको यहां, ठीक है। इतना पूरा क्लियर है। अब देख, लाइट रेस जो यहाँ पे आ रही है ना, वो आ रही है भाई साहब इन्फिनिटी से। लाइट रेस कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। वो भी स्लाइंट में आने वाली है, एकदम स्लाइंट में, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये जो लेंस है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और दूसरा वाला जो लेंस होगा इसको हम कह देंगे आई लेंस, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज चाहता हूं कि आप ना प्लीज यहां पे ये जो लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, और यहां पे लिख लीजिएगा कि डी की वैल्यू क्या होती है। डी होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं डी के मॉड्यूलस की बात करूंगा, सिर्फ वैल्यू की बात करूंगा, तो वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। एक बार जरा ये नोट कर लो पहले। चलें, ठीक है, फिर इसको नोट कर लिया, बिकॉज इसी पे तो बातचीत होने वाली है यार। इस बार जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पे फॉर्म होने वाली है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब जरा गौर करो, लाइट रेस भाई मैंने पहले भी कहा था कि जब डायग्राम बड़ा होता है ना तो कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ जाते हैं। जैसे मान लो अपन को याद होगा जब अपन ने पहली बार गेम खेला था, तो वहां पे वही किया था हम लोगों ने कि यार लाइट रेस ना जब ये टॉप से आ रही थी तो बॉटम पे हिट करी थी। लाइट रेस जब टॉप से आ रही थी यहां से, तो इसके बॉटम पे हिट कर रही थी, जाने दो, करने दो, ठीक है। ये जा रही है ऐसे, उसके बाद एक लाइट रेस ऐसे भी आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होने वाला है, जरा गौर करते हुए चलेंगे अच्छे से। एक सेंटर, देखो भाई, जब लाइट रे सेंटर से पास करती है ना, इट गोज अनडेविएटेड, ठीक है। जब लाइट रे सेंटर से पास करेंगे इट गोज अनडेविएटेड। तो यहां से लाइट रेस ऐसे आएंगी, ठीक है, पक्का। अब देखो भाई साहब, ये लाइट रे आ रही है ऐसे करके, तो ये जाएंगी ऐसे, और ये लाइट रे आ रही है ऐसे करके, तो ये लाइट रे चले जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल ही हैं। अच्छा, एक और लाइट रे आएगी ना, आने दो आने दो आने दो, ठीक है। कितनी भी लाइट रेस आई कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रेस आ रही है, और ये लाइट रेस आ रही है, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी हो रही है क्या? पक्का इतना पूरा क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइट रेस आएगी वो कन्वर्ज ही करेगी ना, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कन्वर्ज ही करेंगी। तो ये लाइट रेस को भी कन्वर्ज करके फिर यहां पर मिलना होगा, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, ये लाइट रे आ गई सीधी, निकल गई ऐसे करके, ठीक है। अब देख क्या होगा यहां पे ना, ये जो इमेज तेरे पास बन रही है इसको मैं नाम क्या दूंगा? ए डैश बी डैश। इसको मैं नाम क्या दूंगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। चलेगा आपको इतना, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, अब क्या होने वाला है यहां पे देखो, यहां से आकर के इमेज तो यहां पे फॉर्म होने वाली है। तो जरा लाइट रेस में खेल दें अपन, ठीक है। तो जब लाइट रेस यहां से आएंगी, थोड़ा वर्चुअल वाला काम है यहां पे, तो तुमको याद आ रहा होगा सेम काम किया था अपन ने ऐसे ही कुछ कंपाउंड वाले में भी, जाने दो, ठीक है। वो स्ट्रेट आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा पता है, जो ये लाइट रेस यहां से ऐसे आई थी ना, ठीक है, वो जब यहां पे ऐसे कन्वर्ज होंगी, वहां जब कन्वर्ज होंगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वापस इमेज यहीं पे बनने वाली है, ठीक है। वापस इमेज यहीं पे बनने वाली है। तो अब इमेज कैसे बनने वाली है, जरा गौर करना इस पे अच्छे से। इमेज कहां बनाया अपन, कहां बनाया? लेट्स से इमेज बनाते हैं अपन, लेट्स सपोज यहां बनाते हैं, ठीक है। अब देख कैसे बनेगा, यहां से इमेज कैसे बनेगी।
यहां आ गई, उसके बाद यहीं से आएगा, क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का डन है ये वाला केस? ठीक है, तो फाइनल इमेज आपकी यहां पे बनने वाली है। इस इमेज को हम नाम दे देंगे वही नाम, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो नाम रख दो इसका ए डबल डैश, और वर्चुअल इमेज है ऑब्वियसली, तो इसका नाम रख दो बी डबल डैश। हो गया, पक्का डन है। एक बार जरा ये डायग्राम तरीके से बना लो, फिर स्टार्ट करेंगे। चले ठीक है, बन गया। अब जरा गौर करो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है ना, तो ये जो एंगल बन रहा होगा, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा। ठीक है, उसके बाद इमेज ये रहा, इमेज से जो एंगल बन रहा होगा, लेट्स कॉल दिस एंगल एज बीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं क्या निकालने वाला हूं, वही मैग्नीफाइंग पावर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, वही तो काम है। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुनना, अगर आपको इमेज चाहिए होती है, ये जो दूरियां है ना, ये दूरियां है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको इमेज बनानी होती है एट डी, तो खास बात पता क्या होती है कि यहां पे ना देखो, ये था ऑब्जेक्टिव, ये था आई लेंस। ठीक है, अब जब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जब लाइट रेज बहुत दूर से आ रही हैं, तो इमेज कहां बनने वाली है, फोकस। किसके फोकस पे बनने वाली है, ये बनने वाली है ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। कहां बनने वाली है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। तो इसको मैं C1 बोल देता हूं, इसको मैं C2 बोल देता हूं। और सबसे प्यारी बात तो ये है बेटा, जरा गौर करिएगा अच्छे से, सबसे प्यारी बात तो ये है कि C1 से लेकर के जो B डैश है, जो C1 से लेकर के B डैश है ना, दिस इज बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हो भाई, आया समझ क्या बोला मैंने? C1 से B डैश जो है ना, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर C2 से B डैश क्या, एक बात को बताऊं, पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर इमेज फॉर्म कर दी, पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जहां पर इमेज फॉर्म कर दी, वो दूसरे वाले के लिए काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, ये जो C2 से B डैश की दूरी होगी, जो ये C2 से B डैश की दूरी होगी, ये दरअसल होने वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू दी आई लेंस। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, आई लेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये वाली कहानी पूरी क्लियर है। अब जरा अपन शुरू करते हैं, एकदम मैग्नीफाइंग पावर निकालने पे आते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मैग्नीफाइंग पावर का निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं tan बीटा, फिर निकालेंगे tan अल्फा, और फिर देखते हैं कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। तो यहां पे जब मैं tan बीटा निकालूंगा, तो tan बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा गौर करो। देखो बेटा, tan बीटा मतलब ये, ठीक है, ट्राइंगल लो छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा, a डैश बी डैश अपॉन नीचे नीचे क्या हो जाएगा, C2 B डैश। ठीक है, क्या बोला मैंने, tan बीटा क्या होगा, a डैश बी डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, C2 B डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2 B डैश। ये आ गया आपके पास tan बीटा आ गया। और किस ट्राइंगल में निकाला आपने, A डैश B डैश C2 में। ठीक है, तो ये हमने निकाला है इन ट्राइंगल A डैश B डैश और C2 में निकाला है। पक्का, डन, क्लियर। अब जरा गौर करना अच्छे से, अब निकालना है tan अल्फा। क्या निकालना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा पता है, देखो भाई, ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपन, A डैश B डैश और C1 लेंगे। कौन सा लेंगे, ट्राइंगल A डैश B डैश C1 लेंगे। ठीक है, और यहां पे हम जरा निकालते हैं tan क्या, tan अल्फा निकालते हैं। जब आप निकालेंगे ना यहाँ पे tan अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, A डैश B डैश। क्या है इसका परपेंडिकुलर, A डैश B डैश अपॉन नीचे में क्या आएगा, नीचे आएगा इसका बेस। और A डैश B डैश तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसका, B डैश C1 के बराबर। चले भैया, अब तो काम हो रहा है। ठीक है, अब जरा गौर किया जाए, अब इसके बाद कहानी कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी। जरा देखो, tan बीटा आ चुका है, tan अल्फा भी आ चुका है, बस भाई सारी वैल्यूज को भर दो ना, काम खत्म हो जाएगा यार, पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो m होता है tan बीटा बाई tan अल्फा। ऑब्वियसली सर याद है, पूरा रट गया है दिमाग में। tan बीटा क्या होता है बेटा, निकाल चुके हैं यहाँ पे, A डैश B डैश जो लिखा है उसको लिख देता हूं,
ए डैश बी डैश अपॉन नीचे क्या है, नीचे है सी टू बी डैश। हमने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, tan अल्फा से, मतलब बेसिकली डिवाइड करना है tan अल्फा से। tan अल्फा कितना आ रहा है जो आ रहा है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो बी डैश C1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। भाई साहब जब ऐसी कहानी अनफोल्ड हो रही है तो आप जानते ही हैं काटने के बाद ए डैश बी डैश से कट जाएगा ए डैश बी डैश, तो क्या बचेगा C1 बी डैश अपॉन नीचे क्या बचेगा C2 बी डैश, नीचे क्या बचेगा C2 बी डैश। अब आप लोग जानते हैं पूरा अच्छे से कि ये जो C1 बी डैश है वो क्या होगा। देखो बेटा C1 से लेकर के बी डैश तो F0 के बराबर है। लिख दें इसको एक बार फिर से, कोई दूसरा कलर यूज करते हैं यार। भाई दिख रहा है ना यहाँ पे C1 से जो बी डैश है, C1 से बी डैश, C1 से जो बी डैश है वो तो FO के बराबर है ना, किसके बराबर है, FO के बराबर है। और दूसरी बात जरा गौर करना अच्छे से, अगली बात पर जरा गौर करना, ये जो C2 से बी डैश है, जो C2 से बी डैश है वो तो माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दी आई लेंस के बराबर होगा ना, पक्का। अब सारी चीजों को वहीं पे मैं पुट करता हूं उसके बाद क्या होगा जरा देखना। देखो बेटा क्या आ गया, m कितना आ जाएगा यहां से, जरा गौर करो। C1 बी डैश किसके बराबर है, C1 बी डैश है, कहां गया C1 बी डैश, ये है FO के बराबर। FO का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव अपॉन C2 बी डैश किसके बराबर है, C2 बी डैश है माइनस UE के बराबर। माइनस होगा ना, बिकॉज आपको कहां भागना पड़ रहा है, लेफ्ट में भागना पड़ रहा है आपको, आपके लेफ्ट में, ठीक है। और लाइट कहां जाती है, राइट में, तो ये डिस्टेंस कैसा हो गया, डायरेक्शन कैसा हो गया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो m अभी हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का F0 अपॉन UE। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है। पहली फुर्सत में काम करो, डायग्राम तरीके से बना करके ये जो लिखा हुआ है ना इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद फिर इसमें शुरुआत करते हैं, जल्दी करो। चलें ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो कार्यक्रम बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, माइनस F0 अपॉन यहां पे क्या आ रहा है, UE आ रहा है। UE का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस, ठीक है। अब मैं इसी पर कैरी फॉरवर्ड करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं फॉर आई लेंस, किसके लिए बात करता हूं, फॉर आई लेंस। अगर हम बातचीत करते हैं फॉर आई लेंस तो क्या होने वाला है, जरा गौर करिए। देखिए बेटा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब जरा गौर करिएगा, अगर आप से कोई पूछ ले कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस UE के बराबर है। आई लेंस के लिए क्या हो रहा है, आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, यहां पर है ए डैश बी डैश पे, और वो दूरी कितनी है, माइनस ऑफ UE के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इमेज कहां बन रही है, इसके रिस्पेक्ट में तो इमेज बन रही है माइनस डी पर, ठीक है। तो इमेज क्या हो जाएगी, देखो बेटा इमेज हो जाएगी माइनस डी पर। और आखिरी बात फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सिंस आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, तो प्लस का फोकल लेंथ और किसका, आई लेंस का ना, तो FE हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब जरा बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। नाउ put into lens formula. Now put into lens formula we have, जब सारी वैल्यूज को लेंस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जरा गौर करिए। 1/f, और f का मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ दी आई लेंस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, और v का मतलब क्या हो जाएगा माइनस d, 1/v, और इमेज कहां बन रही है, माइनस d पर बन रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u, माइनस का 1/u, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस UE पे, तो माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस। कोई दिक्कत वाली बात है, पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, जरा गौर करिए, यहां से कहानी अनफोल्ड होगी 1/fe। यहां एक काम करो, उसको यहां फेंक दो, ठीक है, तो प्लस का 1/d हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 1/d, माइनस माइनस तो प्लस ही है, तो प्लस का 1/UE। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हमको पहले से पता है, नाउ एज वी ऑलरेडी नो, क्या पता है सर, ये पता है कि m क्या होगा, माइनस F0 अपॉन UE, क्या होगा, माइनस F0 अपॉन UE, माइनस का F0 अपॉन जो UE था ना उसको मैं ऐसे कर दूं क्या, 1/UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस, चलेगा आपको इतना, ठीक है। तो यहां से कहानी कैसे अनफोल्ड होगी, माइनस का F0 बिल्कुल टच मत करना, 1/UE तो निकल गया ना भाई, ऊपर क्या निकला है, 1/UE ही तो निकला है, तो क्या हो जाएगा ये
1/FE प्लस 1/D। क्या बोलते हो, पक्का डन है? अगर मैं यहां से 1/FE कॉमन निकाल लूं ना, आई मेरी बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? पक्का ठीक है। अब एक काम करो, ये तो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अगर मैं यहां से मैं बोलता हूं कि यार मैं काम करता हूं FE कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, या 1/FE कॉमन निकाल लेता हूं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर मैं FE कॉमन निकाल रहा हूं तो मतलब नीचे आएगा डिवाइड में तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस का F0, नीचे क्या आ गया, यहां से FE आ गया, तो यहां क्या बचेगा पता है, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस, भाई ये रहा, जल्दी चेक करो, जल्दी देखो और बताओ क्या आपको ये वाली पूरी जो बात है वो समझ में आ गई है। ये रहा आपके पास अल्टीमेट फॉर्मूला, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। चलिए ठीक है, ओके डन, ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो एक काम करिए, पहले तरीके से लीजिए, ये रहा आपका पूरा प्रॉपर डायग्राम, ठीक है, इसका आप लोगों ने पहले भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, डन, ओके क्लियर। अब इसके बाद इसका जो कैरी फॉरवर्ड डेरिवेशन था वो ये रहा आपके सामने, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, पक्का डन। चले अब इसे क्लियर करते हुए चलते हैं भाई लोग, ठीक है, आगे भी तो बढ़ना है, अब बस एंडिंग पे आ गए इसके, ठीक है, आज बहुत ज्यादा जान लगा दी इसके ऊपर तो, ठीक है। चले भाई साहब, अब आ गया आपका अगला वाला टॉपिक। अगला वाला टॉपिक क्या आपके पास, रिफ्लेक्टिंग टाइप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिंग टाइप, वहां पे प्रॉपर लेंसेज यूज हो रहे थे, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टिंग टाइप। ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कॉल्ड एज कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है, इसके इन्वेंटर के नाम के ऊपर है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, बहुत सिंपल सी थ्योरी जरा पढ़ लीजिए, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रिफ्रैक्टिव टाइप, उससे बेटर होता है, ठीक है। इन सच अ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है यहां पे, उसको रिप्लेस कर दिया है कॉनकेव पैराबोलिक मिरर से, जिसका अपर्चर ज्यादा होता है एंड इट इज फ्री फ्रॉम एनी क्रोमैटिक एबरेशंस, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या होता है कि जो इमेज बनेगी वो ज्यादा ब्राइट बनेगी एज वन कंपेयर टू प्रीवियस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग है, वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स थे, तो यहां पर जो इमेज बनती है वो जरा सी बेटर बनती है, ब्राइटर बनती है, ठीक है। और सच अ टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर, ठीक है, कैसिग्रेनियन। अब जरा गौर किया जाए, यहां पे जो पूरा रे का प्रोपोगेशन होता है ना वो कैसे होता है, उसके लिए आपको जरा एक बार ये देखना पड़ेगा। देखो होता क्या है, लाइट रेज आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लाइट रेज, ठीक है, उसके बाद यहां पे टकराई कॉनकेव पैराबोलिक पे, और जब कॉनकेव पैराबोलिक पे टकराएंगी तो वो कन्वर्ज हो रही होंगी, देखो बेटा ये वाली और ये वाली कन्वर्ज कहां हो रही होंगी, टुवर्ड्स द फोकस। कहां कन्वर्ज हो रही होंगी, टुवर्ड्स द फोकस, बट कन्वर्ज हो नहीं पाई प्रॉपर, मतलब फोकस पे मीट नहीं कर पाई, उतने में बीच में ये वाला आ गया सेकेंडरी मिरर, ठीक है, और सेकेंडरी मिरर ने उन लाइट रेज को वापस यहां पे कर दिया रिफ्लेक्ट, और आईपीस के थ्रू फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा और इमेज वहां से देखी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा बहुत सिंपल सा पूरा का पूरा रे डायग्राम होता है। अब उसी को शब्दों में यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, पैरेलल रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर से स्टार से लाइट रेज आ रही हैं, एंटरिंग टेलीस्कोप इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली द मिरर टेंड्स टू कलेक्ट द लाइट रेज एट द फोकस ऑफ द मिरर। यहां देखो जो लाइट रेज है वो अल्टीमेटली कहां पे फोकस होने वाली थी, उसके फोकस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, लेकिन फोकस पे आने से पहले क्या हो गया, यहां पे हो क्या गया, बट दीज रिफ्लेक्टेड रेज इनकाउंटर्स अ सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर बिफोर मीटिंग एट द फोकस। फोकस पे मिलने से पहले ही कौन आ गया, यहां पे सेकेंडरी मिरर आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से फोकस पर प्रॉपर इंटरसेक्शन यहां पे नहीं हो पाया। ओके उसके बाद क्या है, द कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट्स देम ऑन द आईपीस। कॉन्वेक्स मिरर ने लाइट रेज को कहां पे कर दिया, रिफ्लेक्ट और टुवर्ड्स द आईपीस। यहां जरा चेक कर लो, ये चली गई टुवर्ड्स द आईपीस, कहां चली गई, टुवर्ड्स द आईपीस, और उसके बाद और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द आईपीस, और यहां पे लिखा हुआ है द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है ना वो उल्टी बन रही है। बट यहां एक बात सुनना, यहां पे अगर इमेज उल्टी बन रही है ना तो उससे कोई खास आपका नुकसान नहीं हो गया, क्यों, बिकॉज यार आप जब इसको यूज करेंगे ना तो आप इसको यूज करते हैं टू ऑब्जर्व हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि मोस्टली स्फेरिकल होते हैं। तो भाई साहब स्फीयर कोई सीधा बना है या स्फीयर कोई उल्टा बना है कैसे मालूम चलेगा, आया समझ, तो उसमें कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था, पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट्स देम ऑनटू द आईपीस, मैं बता चुका था, एंड द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द होल, ठीक है, वहां पे जो होल बना हुआ था इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फाइनल इमेज उल्टी होती है, बता दिया, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, बट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस इट डज नॉट मैटर एज द ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली स्फेरिकल, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, ये आपने समझ ली। अब
अब यहां पे बस सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दी क्या हो जाएगा, आईपीस या आई लेंस, ठीक है। आया समझ? ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलें, उसके बाद यहां पे थोड़ा सा एडवांटेजेस का थ्योरी दे करके रखा हुआ है, वो जरा आपको देखना पड़ेगा। कोई क्रोमैटिक एबरेशंस नहीं होते, इमेज जो होती है वो ज्यादा ब्राइटर बनती है। और मिरर, यहां पे आप मिरर यूज कर रहे हैं, जो कि मिरर जो होते हैं ना, अगर आप एक मिरर यूज करें और एक लेंस यूज करें, दोनों की इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल अगर उनकी ऑप्टिकल कैपेसिटी है, लेकिन तब भी जो लेंस होगा वो ज्यादा भारी होगा, ठीक है, बिकॉज ज्यादा मटेरियल है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो मिरर है ना, दैट वेज मच लेस व्हेन कंपेयर टू अ लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये छोटे मोटे इसके जो थे वो एडवांटेजेस थे, ठीक है। तो आपको सारा का सारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके बाद जब इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो भी आपको पूरा बता दिया। अब आपका काम बस ये बनता है कि आप तरीके से इसको रिवाइज करें और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। तो बस आपका काम है तरीके से रिवाइज करते हुए चलना, बाकी सारा काम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास जो बैचेस अवेलेबल है वो ये रहे बेटा आपके सामने। सीबीएसई है, स्पोकन इंग्लिश है, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, हिंदी मीडियम भी है। उसके बाद यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है और एमपी बोर्ड है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है कि सर नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तो इन सब चीजों को आप जानने के लिए बाकायदा मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।